और प्रयागराज से बड़ी खबर सामने आ रही है। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई। वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग को लेकर सुनवाई। वाराणसी की निचली अदालत मांग कर चुकी है खारिज। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती। राखी सिंह और अन्य की तरफ से दाखिल की गई याचिका जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच करेगी मामले की सुनवाई। तो वाराणसी की निचली अदालत मांग खारिज कर चुके हैं। जस्टिस रोहित रंजन अग्रवाल की सिंगल बेंच मामले की सुनवाई करेगी। तो राखी सिंह और अन्य की तरफ से याचिका जो है दाखिल की गई है और अदालत वाराणसी की निचली अदालत मांग को पहले खारिज कर चुकी है। वजूखाने के एसआई सर्वे की मांग को लेकर आज फिर से सुनवाई होगी। तो प्रयागराज से खबर साझा करें। ज्ञानवापी मामले में हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। 1993 के जो पहले यथास्थिति थी, व्यास जी के तहखाने पर उनका पोजीशन था, उनका स्वामित्व था, उनके द्वारा तमाम धार्मिक क्रिया वहाँ करवाया जाता था, पूजा वगैरह, कथा, तमाम देवी देवता जो मिले भी हैं। सर्वे एसआई सर्वे के रिपोर्ट के दौरान भी सारी चीज़ें स्पष्ट रूप से निकल कर आ गई हैं कि वहाँ मूर्तियाँ थी, यानी पूजा पाठ कथा वगैरह सब चलता था। सामने नंदी जी के सामने से रास्ता था। लेकिन 1993 में तत्कालिक सरकार ने बैरिकेटिंग करके उनको पोजीशन मुक्त करके कब्जे से बाहर कर दिया और पूजा पाठ कथा वगैरह सारी धार्मिक क्रियाएं बंद हो गई। उस पर तमाम जो है लोग लगे थे कि इसको किसी प्रकार से जो है कब्जा कर लिया जाए, जिसको देखते हुए उनके ही विरासत वंशज जो हैं शैलेंद्र कुमार पाठक, जो उनके नाती हैं, उनके द्वारा उनकी तरफ से हम लोगों ने याचिका दाखिल किया था कि वो व्यास जी का जो तहखाना है व्यास जी के संबंधित था, उसमें जो है एक जिलाधिकारी को रिसीवर बनाया जाए ताकि कोई कब्जा न हो, किसी प्रकार का तोड़फोड़ नुकसान उस तहखाने का न हो। और पुनः जो है इसमें 1993 तक जो धार्मिक क्रियाएं होती थी, पूजा हो चाहे कथा हो या अन्य भी तमाम धार्मिक क्रियाएं, उसको पुनः बहाल कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें तो माननीय जिला कोर्ट ने 17 दिसंबर को आदेश दिया, जिसमें रिसीवर जो है माननीय श्रीमान जिलाधिकारी महोदय को उन्होंने बना दिया और जिलाधिकारी महोदय वहाँ के रिसीवर नियुक्त हो गए। लेकिन उस आदेश में जो हम लोगों ने मांग किया था कि पूजा पाठ वगैरह भी उसको चालू करवा दिया जाए, वो अभी नहीं हुआ था, जिस संदर्भ में सुनवाई कल भी थी, लगातार इधर चल रही है। मुस्लिम पक्ष की जो कल आपत्ति यही रही है कि इसको जो है ये पूजा पाठ इस पर न होने दिया जाए, इसको रोक दिया जाए, ये इनके जो है मांग को खारिज कर दिया जाए, क्योंकि कभी यहाँ जो है पूजा पाठ वगैरह नहीं होता था, जिसमें हम लोगों ने सारे साक्ष्य कल रख दिए थे और आज इस पे फैसला आना है। बिल्कुल आज के लिए रिजर्व कर लिया है ऑर्डर। तो आज जो है रिजर्व और जो ऑर्डर हुआ इस पे फैसला आएगा कि वहाँ पुनः जो है धार्मिक क्रियाकलाप, पूजा पाठ कथा वगैरह पुनः चालू करवाया जाए न करवाया जाए, 1993 तक चलता था। तो ये फैसला आज, अब देखिए कोर्ट है, टाइम लाइन तो बताना बड़ा मुश्किल है, लेकिन संभवतः लंच के बाद वो ऑर्डर देंगे और इस पे फैसला आ जाएगा कि इसको पुनः जो है इसमें पूजा पाठ वगैरह शुरू हो या ना हो, इस पे आज फैसला है। आज के लिए रिजर्व उन्होंने कर लिया है फैसला। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ प्रयागराज से शोएब रिजवी हमारे साथ जुड़ गए। शोएब, ज्ञानवापी मामले में हाईकोर्ट में आज फिर से सुनवाई होगी, क्या जानकारी है? हाँ बिल्कुल, देखिए निश्चित तौर पर आज इलाहाबाद हाई कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी। दरअसल ये पूरा मामला जो वजू खाना है उसकी एएसआई से सर्वे कराने की मांग को लेकर किया गया था। निचली अदालत में इस याचिका को खारिज कर दिया गया था। उसके बाद जो याचिकाकर्ता है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में आए हैं और उसी मामले पर आज सुनवाई होनी है, क्योंकि याचिकाकर्ता में प्रेयर की गई कि जो वजू खाना का एरिया है वहाँ का भी एएसआई से सर्वे कराया जाए, क्योंकि पिछले दिनों ज्ञानवापी के काफी हिस्से का एएसआई से सर्वे कराया गया था और पिछले दिनों जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस तरह से चीजें निकल कर आई हैं, उसमें कई ऐसी बातें कही जा रही हैं कि इसमें तमाम तरह के प्रतीक चिन्ह मिले थे। उसी तरीके से जो वजू खाने का एरिया है वहाँ का सर्वे नहीं कराया गया था। उसको लेकर के जो याचिकाकर्ता है उन्होंने निचली अदालत में याचिका की थी कि उस इलाके का, उस पूरे पोर्शन का भी सर्वे कराया जाए। फिलहाल उसका सर्वे नहीं कराया गया था, लेकिन निचली अदालत ने इस प्रेयर को नहीं माना था। उसके बाद अब याचिकाकर्ता इलाहाबाद हाई कोर्ट आए और इसी मामले पर आज फिलहाल इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई होनी है और आगे तय होना है कि जो याचिकाकर्ता की डिमांड है कि वजू खाने का जो पोर्शन है उसका भी एएसआई से सर्वे कराया जाए, उस पर क्या निर्णय होता है उसका इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से याचिकाकर्ता ने
तर्क दिए हैं और जगहों का जो एएसआई सर्वे कराया गया हो उसी पोर्शन में वजू खाने का भी पोर्शन कराया जाए, इस तरह की उनकी डिमांड है। जी, वाराणसी की निचली अदालत जो है इसको खारिज कर चुकी है, लेकिन अब जो है किस बेसिस पर फिर से जो है इसको लेकर क्या सबूत मिले हैं जिसको लेकर फिर से सुनवाई की जा रही है? देखिए, याचिकाकर्ता की तरफ से जो प्रेयर की गई है उसमें जो पिछले दिनों एएसआई सर्वे करने का एक आदेश हुआ था और उसी के कुछ पोर्शन का उसका हवाला ही देते हुए ये कहा गया कि इसकी भी सत्यता का पता चलना चाहिए कि वजू खाने में पिछले दिनों जो कुछ चीजें ऐसी देखने को मिली हैं या जिस कुछ चीजों को ऐसा लग रहा है कि वो किसी प्रतीक के रूप में है, उसको लेकर के याचिकाकर्ता की तरफ से प्रेयर किया गया कि उस एरिया का भी एएसआई से सर्वे कराया जाए ताकि वहाँ की उस एरिया की भी सत्यता का पता चले, क्योंकि पिछले दिनों एएसआई का जो सर्वे हुआ था उसमें जो चीजें निकल कर आई थी, तो ऐसे में ये वजू खाने का पोर्शन जिस पर फिलहाल एएसआई का सर्वे नहीं हुआ था उसको लेकर के अपनी मांग की जा रही कि उस एरिया का भी एएसआई से सर्वे कराया जाए। जी, कितने बजे से मामले की सुनवाई होगी? देखिए, फिलहाल ये इस मामले में जो लिस्टिंग है उसके आधार पर उम्मीद की जा रही कि 2 बजे के आसपास या लंच के बाद इस मामले में सुनवाई होने की उम्मीद की जा रही है और उसके बाद ही दोनों पक्षों की तरफ से जो दलीलें जाएगी आगे का रुख इससे ही साफ हो पाएगा कि कोर्ट याचिकाकर्ता की डिमांड को कितना प्रस्तुत करता है। फिलहाल ये जरूर है कि निचली अदालत को जरूर याचिकाकर्ता ने इस डिमांड को किया था, लेकिन कोर्ट ने उसको नहीं माना था और इसी वजह से उसको चैलेंज किया है उस आदेश को और इलाहाबाद हाईकोर्ट में। जी, और इसमें जो है राखी सिंह की ओर से क्या दलीलें दी गई हैं जो याचिका करता है, उनके अलावा उनके तरफ से क्या कुछ दलीलें पेश की गई हाईकोर्ट में? देखिए, अब फिलहाल आज जब इस पर सुनवाई होगी तो वो अपना पक्ष रखेंगे, लेकिन फिलहाल जो बातचीत में चीजें निकल कर आई हैं वो यही उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि चूंकि एएसआई ने और हिस्सों का जो सर्वे किया था उसके जो रिपोर्ट दी है, जो पिछले दिनों रिपोर्ट सार्वजनिक भी हुई है, दोनों याचिकाकर्ता यानी हिंदू और मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ता को वो रिपोर्ट दी भी गई है, उसमें जो चीजें बताई गई हैं, जिस तरह से उसमें तथ्य रखे गए हैं, जिस तरह से जो वहाँ पे निशानियां या ऐसे चिन्ह मिले हैं उसकी दलील दी गई, उसी आधार पर राखी सिंह की तरफ से कहा जा रहा है कि इस पोर्शन में भी एएसआई का सर्वे होगा तो यहाँ भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो कहीं ना कहीं हिंदू पक्षों की दलील को मजबूत करेगा। अब अगर हम बात करें निचली अदालत के फैसले को हाईकोर्ट में जब चुनौती दी गई है तो हाईकोर्ट का रुख अब आगे क्या हो सकता है? फिलहाल अब दोनों पक्षों की दलील और जो तथ्य होंगे उसके आधार पर ही कोर्ट आगे कोई निर्णय करेगा। फिलहाल इस बारे में भी एक टिप्पणी करना उचित नहीं होगा, लेकिन इतना जरूर है कि क्योंकि दोनों पक्ष अपनी अपनी दलील इसमें रखेंगे और हिंदू पक्ष की तरफ से जो दलील है वो रखी जाएगी। कोर्ट इस पर किस तरह का रुख अपना था उसका इंतजार करना पड़ेगा। जी, शोएब बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देश भर में मौसम की मार देखने को मिल रही है। कोहरे ने पूरे उत्तर भारत में कोहराम मचा रखा है। सर्द हवाओं ने लोगों की ठिठुरन बढ़ा दी है। हम आपको यहाँ 6 तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आईजीआई एयरपोर्ट की है, दूसरी तस्वीर आनंद विहार रेलवे स्टेशन की, तीसरी तस्वीर लाल किला रोड की है, चौथी तस्वीर धौला कुआं की है। अगर पांचवी तस्वीर की ओर नजर करें तो ये एम्स रोड की है और छठी तस्वीर जो है कर्तव्य पथ की है, जहां कोहरे का असर देखने को मिल रहा है। तो ये 6 तस्वीरें हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं आपको, जहां कोहरे की मार से जो है लोग परेशान हो चुके हैं। और आईजीआई एयरपोर्ट, आनंद विहार, लाल किला, धौला कुआं, एम्स और कर्तव्य पथ से ये 6 तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां आप देख सकते हैं कि सड़कों पर विजिबिलिटी भी काफ़ी ज़्यादा कम है और शीतलहर का प्रकोप लगातार जारी है। अब एक तरफ जहां सर्द हवाओं ने हाड़ हिला दी रखी है तो कोहरे ने कोहराम मचा रखा है और वहीं पहाड़ों पर जमकर बर्फबारी भी हो रही है, जिससे पहाड़ सफेद चादर में लिपटे हुए नजर आ रहे हैं। हम आपको यहाँ 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जम्मू कश्मीर की है, दूसरी तस्वीर शिमला और तीसरी कुल्लू की है, जहां बर्फबारी हो रही है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर अलग अलग जगहों से दिखा रहे हैं। जम्मू कश्मीर, शिमला, कुल्लू की जो ये तस्वीरें हैं जहां बर्फबारी हो रही है और
और वहीं लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर लगे पलटू राम के पोस्टर को कपिलवस्तु के विधायक श्याम धनी राही ने खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। और इस दौरान क्या कुछ कहा विधायक जी ने, चलिए आपको सुनाते हैं। सदर विधायक से कपिलवस्तु विधानसभा क्षेत्र से श्यामधनी राही जी हैं जो इंडिया वाइस की टीम से खास नीतीश कुमार वहाँ वाले बिहार वाले नीतीश कुमार और ओपी राजभर का सपा कार्यालय पे बैनर पोस्टर लगा है, तो किस पे क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का विषय है, क्योंकि बैनर पोस्टर तो कहीं कोई भ्रमित करने के लिए भी लगा सकते हैं, क्योंकि ये विषय लखनऊ का है और उस चीज को हम देखे भी नहीं हैं। इस नाते ज्यादा से ज्यादा जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी शीर्ष नेतृत्व का है। कहीं ना कहीं लगता है जिस तरह से वो पार्टियां बदल रहे हैं, तो उसको लेकर क्या ऐसा तो नहीं कि सपा में भी उनको फिर लिया जाए या फिर गठबंधन से? देखिए सर, ये तो हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी का और उत्तर प्रदेश सरकार, ये सबका विषय है। इन सब में ज्यादा हम लोगों का विषय ये नहीं है, क्योंकि शीर्ष नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी का विषय है। ये थे हमारे साथ खास बातचीत कर रहे थे सदर विधायक श्यामधनी राही, इंडिया वाइस से राकेश यादव के साथ। और वहीं यूपी में लोकसभा चुनाव की हलचल से पहले राज्यसभा के चुनाव को सेमीफाइनल बताया जा रहा है, जिसको लेकर राज्य में सपा और बीजेपी आमने सामने है। मगर देखना यह है कि 10 सीटों के चुनावी रण में बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग या सपा के पीटीए फॉर्मूला में से किसकी रणनीति कारगर साबित होती है। दोनों ही पार्टियां इन चुनावों में तमाम गणित के साथ जो है तैयार है। मगर देखना यह है कि फाइनल से पहले सेमीफाइनल का क्या नतीजा रहता है। लोकसभा चुनाव से पहले यूपी में एक बड़ा सेमीफाइनल होना है और वो है राज्यसभा चुनाव का, जिसमें 2 प्रमुख टीमें हैं, बीजेपी और एसपी। 27 फरवरी को राज्यसभा की 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी है। इनमें से बीजेपी के 9 राज्यसभा सदस्य हैं, जिनका कार्यकाल 2 अप्रैल को खत्म हो रहा है। अब माना यह जा रहा है कि इन 10 सीटों में बीजेपी 7 सीटों पर आसानी से जीत हासिल कर लेगी। और 2024 के चुनाव से पहले पीडीए की बात करने वाले अखिलेश यादव इस चुनाव में भी उसी फैक्टर पर आगे बढ़ते दिख सकते हैं। ऐसे में इन 9 राज्यसभा सदस्यों में से कोई 7 सदस्य ही राज्यसभा जा पाएंगे। और लोकसभा चुनाव से ठीक पहले हो रहे राज्यसभा चुनाव में बीजेपी के आधे से ज्यादा नए चेहरे आ सकते हैं। पार्टी के सूत्रों के मुताबिक राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशी चयन लोकसभा चुनाव की सोशल इंजीनियरिंग के हिसाब से होगा। बीजेपी के राज्यसभा के जिन 9 सदस्यों का कार्यकाल खत्म हो रहा है, उनमें से 2 राज्यसभा सदस्यों को ही बीजेपी रिपीट कर सकती है, बाकी को पार्टी ड्रॉप कर सकती है। मौजूदा समय में बीजेपी के सदस्यों में अनिल अग्रवाल, अशोक वाजपेयी, अनिल जैन, कांता कदम, सकलदीप राजभर, जीवीएल नरसिम्हा राव, विजयपाल सिंह तोमर, सुधांशु त्रिवेदी और हरनाथ सिंह यादव के नाम शामिल हैं। लेकिन इस बार बीजेपी इन 9 नामों में से बस 2 को ही फिर से मौका देगी। राज्यसभा प्रत्याशियों के चयन की प्रक्रिया ये निर्भर करती है, जो पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति है वो इस पर विचार करती है और अपने किन कार्यकर्ताओं को राज्यसभा के लिए प्रत्याशी बनाया जाना है, इसको चुनाव समिति तय करती है, केंद्रीय पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है और जिसको वो तय करता है वही राज्यसभा सदस्यता के लिए प्रत्याशी बनता है। बीजेपी जिन्हें दोबारा राज्यसभा भेज सकती है, उनमें सुधांशु त्रिवेदी और अनिल जैन का नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है। इससे तर कहा यह भी जा रहा है कि बीजेपी जिन 9 सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी, उन्हें जिताने के बाद 10वें सांसद को जिताने के लिए बीजेपी के पास पर्याप्त वोट नहीं है। लेकिन बीजेपी अगर शक्ति प्रदर्शन पर आती है तो फिर उसे दूसरे वोटों पर निर्भर रहना होगा। वहीं बात अगर समाजवादी पार्टी की करें तो सपा में जया बच्चन के नाम पर पहले भी कई बार विरोध होता रहा है। ऐसे में देखना होगा सपा इस चुनाव में क्या रणनीति लेकर उतरती है। वहीं बीजेपी के मौजूदा सदस्यों को देखें तो एक वैश्य, 3 ब्राह्मण, एससी महिला, 1 अल्पसंख्यक जैन, 2 ओबीसी और 1 क्षत्रिय। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से देखें तो बीजेपी ब्राह्मण, जाट, एससी वोटर बीजेपी के लिए अहम माना जा रहा है। लेकिन जिस तरह से सूबे की सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द सिमटी हुई है, उसके चलते
किसी ओबीसी समुदाय पर ही दांव खेलती है तो आश्चर्य नहीं होना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। वहीं झारखंड में सीएम हेमंत सोरेन और ईडी के बीच लुका छिपी का खेल अब दिलचस्प मोड़ पर आ गया है। जहां सीएम कहीं लापता होने की बात सामने आती है तो वहीं गिरफ्तारी की, और अब देखना यह है कि 40 घंटे बाद सामने आए सीएम सोरेन किस रणनीति के तहत वापस लौट कर आए हैं। साथ ही 31 जनवरी को सीएम और ईडी की मुलाकात कब, कैसे और किस तरह से होती है, और इसी पर झारखंड की सियासत का महल जो है वो टिका हुआ है। तो अब देखना यह है कि आने वाला कल क्या रंग लेकर आता है। ये रिपोर्ट देखिए। 36 लाख कैश, BMW कार का सोरेन कनेक्शन। 40 घंटे गायब रहे, सीएम सोरेन मिल ही गए। झारखंड में विधायक दल की बैठक में सीएम की पत्नी भी लौट के सीएम सोरेन रांची आए। तो आखिरकार 11,000 रुपए के इनामी लापता सीएम की तलाश पूरी हुई। सीएम साहब आखिरकार प्रकट हुए। गुमशुदगी, लापता और फरारी वाली अफवाहों पर विराम लग ही गया। मगर सवाल ये कि आखिरकार सीएम साहब के मन में है क्या? आखिरकार क्यों सीएम साहब ईडी के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहे हैं, और ये खेल कब तक जारी रहने वाला है? मगर सियासी ड्रामा इस वक्त अपने चरम पर है, क्योंकि खबरें ये भी है कि दिल्ली से लापता हेमंत सोरेन 40 घंटे बाद रांची में प्रकट हुए तो खबरें थी कि कल्पना सोरेन की ताजपोशी की तैयारी है। राजनीतिक हलकों में चर्चा थी कि जेएमएम कांग्रेस आरजेडी विधायकों की बैठक में हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन को नया नेता चुना जा सकता है। इधर सीएम सोरेन के आवास में सत्ता पक्ष के विधायकों का भी जमावड़ा लगा। बैठक हुई, आगे की रणनीति पर मंथन हुआ। इस बैठक में सभी मंत्री और तमाम वरिष्ठ नेता मौजूद थे। बैठक में झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावा कांग्रेस और आरजेडी विधायक भी मौजूद रहे। मगर जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी विधायक दल की सबसे खास बात ये रही कि इस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन भी साथ में मौजूद रही। पीली रंग की साड़ी में बैठक में पहुंची कल्पना सोरेन को लेकर विधायक दल का नया नेता चुना जा सकता है। इस तरह की अटकलें काफी दिनों से लगाई जा रही थी। वहीं उनकी BMW कार को ईडी ने सोमवार को जब्त कर लिया था। उनके ड्राइवर से भी पूछताछ हुई, लेकिन सोरेन का कुछ पता नहीं चला। सूत्रों ने बताया कि 36 लाख कैश के साथ कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं। वैसे तो सीएम हेमंत सोरेन के गायब होने की खबर जब से सियासी फिजाओं में दिल्ली से रांची तक फैली, तब से ही भाजपाइयों ने गली गली, मोहल्ले मोहल्ले उनकी गुमशुदगी के पोस्टर चस्पा कर उन्हें ढूंढने का इनाम 11,000 रुपए तक रख दिया था। मगर अब सीएम सामने आ गए हैं। खैर, ये सियासत का खेल है। इस खेल का अंत कहां होगा, ये देखना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, रांची। और फिलहाल के लिए बुलेटिन बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।